गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और नॉर्मली फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है ये डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फोर्स के रिगार्डिंग ही कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज पढ़ेंगे जो कि न्यूटन ने दिया था। न्यूटन जो थे उन्होंने फोर्स के कंसेप्ट क्लियर किए थे, साथ ही गैलीलियो गैलीली का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी कुछ अपने एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट दिए थे अबाउट द फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स एंड सन एंड अदर हेवनली बॉडीज। नाउ आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि जो गति होती है उसका पहला नियम क्या होता है। मोशन यानी कि गति करना। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी उसकी स्टेट चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो अपनी स्टेट चेंज तब तक नहीं करती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, वो इनर्शिया कहलाती है। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, उसे रोका ना जाए। और जब तक कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तब तक वो रुकी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे मोशन में ना लाया जाए। तो मोशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लॉज हैं, जैसे फर्स्ट लॉ है उसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, अपने किसी ऐसी ऑब्जेक्ट की मोशन देखी होगी जो इस तरह से किसी इंक्लाइंड प्लेन पर फिसलती रहती है या लुढ़कती है, सीधी सी बात है। उन्हें समझाने वाले गैलीलियो थे, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने समझाया था। डिड्यूस द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन द देम। बस इस पर क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ से छोड़ दो, इस पर अब कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। नॉर्मली इसे छोड़ दिया तो ये क्या करेगी, ठीक है। या कोई छोटी सी मार्बल ले लो और इस तरह का स्लोप बना दो, तो आप देखिए ये धीरे धीरे इस तरह से यहाँ से लुढ़कना शुरू कर देगी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब कोई मार्बल है उनको इसके ऊपर इंक्लाइंड प्लेन पर रोल्स किया जाता है, तो ही ऑब्जर्व दैट द व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट वेलोसिटी इंक्रीज। और जब वो नीचे की तरफ आती है तो अचानक उसकी स्पीड तेज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब वो अनबैलेंस्ड फोर्स जो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, क्योंकि यहाँ से तो कोई ऊपर की तरफ हमने कोई फोर्स नहीं लगाया उसे खींचने के लिए, बट ऊपर फोर्स नहीं है और नीचे की तरफ सारा फोर्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा है। वो हाइट पर है तो यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है कि जब दो फोर्स इक्वल और अपोजिट ना हो तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट मोशन कर सकती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन तभी कर पाती है जब फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। तो यहाँ पर भी जब इसे आपने रोल किया मार्बल को, तो ये जो स्लोप से हाई वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस। क्योंकि कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो ऊपर की तरफ खींचे, केवल सारे फोर्स कहाँ खींचे जा रहे हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ आ जाती हैं और एक डिफाइनाइट वेलोसिटी जो होती है उसके कारण ये नीचे की तरफ पहुंच जाती है। कहाँ तक, इसके बॉटम तक। इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट्स क्लाइंब अप। और जस्ट उसके सामने ये ऊपर की तरफ दूसरा प्लेन रखा है, वहाँ पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जिस वेलोसिटी से ये ऊपर चढ़ी थी, नीचे आई थी, उतनी उससे कम वेलोसिटी से ये ऊपर चढ़ती है। यानी ऊपर चढ़ने के लिए इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। फिर ये क्या करती है, डिक्रीज हो गई तो फिर नीचे आ जाती है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से नीचे आई थी उससे बहुत कम वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ चढ़ती है। ये अंडरस्टूड है कि ये नीचे इतनी फास्ट वेलोसिटी से क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा था, केवल नीचे की तरफ ही एक फोर्स इसे खींच रहा था, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी हाई थी, चढ़ते समय वेलोसिटी कम हो गई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अभी ये एज्यूम कर लीजिए
कि कोई फ्रिक्शनलेस प्लेन है। फ्रिक्शनलेस मतलब जहाँ पर बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉल की सरफेस पर, जो दोनों ही साइड, ये वाला और ये वाला, दोनों ही स्लोप क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है। गैलीलियो ने मार्बल को लेफ्ट साइड से रिलीज किया, ठीक है, और उसे रोल डाउन करवाकर स्लोप पर और उसकी जस्ट अपोजिट साइड सेम हाइट से उसे रिलीज किया। मतलब ऐसे तो किया ही, पर इधर सामने वाली साइड से भी उसे रोल करके देखा। ठीक है। तो उसने सेम वही ऑब्जर्वेशन लिया कि जब वो नीचे की तरफ आती है तो वेलोसिटी हाई होती है और ऊपर की तरफ जाती है वापस तो वेलोसिटी कम होती है। यानी कि फिर उसने प्लेन का जो इंक्लिनेशन है दोनों साइड वो इक्वल रखा, जिसके कारण उन्होंने देखा कि मार्बल सेम डिस्टेंस पर चढ़ेगी या नहीं जब वो रोल्स हो रही है। मतलब अगर इसका और इसका स्लोप सेम होगा तो मार्बल जब नीचे आएगी तो वो कहाँ तक चढ़ने लगी, ऊपर तक चढ़ रही है या नहीं चढ़ रही है। ठीक है। तो ये देखिए उसने डिफरेंट स्लोप लिए, पहले इक्वल रखा तो बॉल यहाँ तक चढ़ पाई, जस्ट इस हाइट के बराबर। दूसरी बार प्लेन को थोड़ा सा झुकाया, इंक्लिनेशन उसका कम किया तो वो आधी डिस्टेंस तक ही चढ़ी, फिर और ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से उसने प्लेन का इंक्लिनेशन जो एंगल है वो राइट साइड में धीरे धीरे चेंज करते रहे, यानी कि धीरे धीरे ये इंक्लिनेशन यानी यहाँ से मेज़र किया जाता है, ये एंगल धीरे धीरे पहले बढ़ा था फिर कम किया फिर और कम किया। तो इंक्लिनेशन एंगल राइट प्लेन पर धीरे धीरे कम किया। देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेस द ओरिजिनल हाइट, और तब हमने देखा कि ये अपनी ओरिजिनल हाइट पर जा पाई। इफ़ द राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, अब जो राइट साइड का प्लेन है मान लीजिए कि वो मैं ख़त्म ही कर देती हूँ इंक्लिनेशन, सीधा नीचे ही हॉरिजॉन्टल तरीके से ही रख देती हूँ उसे, तो राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये जो स्लोप है आप ज़ीरो कर दो तो मार्बल कंटिन्यू ट्रैवल करती जाएगी और सेम हाइट तक जो पहुंच रही थी, जहाँ जितना वो ऊपर की तरफ पहुंची थी इतना वो सीधा 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 चलती जाएगी। और द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर ज़ीरो, और इस केस में अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इफ़ द सजेस्ट दैन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन, और इसी तरह हमें पता चलता है कि इसी अनबैलेंस फोर्स के कारण, अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है कहीं एक साइड फोर्स का ज़्यादा होना एक साइड कम होना। ठीक है, कम होना है ज़ीरो होना, तो अनबैलेंस, ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि अनबैलेंस फोर्स के कारण ही हम ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था। मार्बल की जो मोशन थी उस पर जो नेट फोर्स उसे चाहिए था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो हमने बार बार चेंज किया, किसकी हेल्प से, प्लेन का इंक्लिनेशन चेंज करके, और इस तरीके से प्रैक्टिकली हमने ये परफॉर्म किया और ये देखा कि जब जो ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स हो जाता है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन करने में डिफ़िकल्टी होती है। ऑब्जेक्ट मोशन तब कर पाएगी जब उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाया जा रहा हो, जब वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है दैट मीन्स वो मोशन नहीं कर सकती। तो इस तरीके से गैलीलियो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। देन उसके बाद न्यूटन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बाद, और न्यूटन ने भी कुछ फोर्स और मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट को समझाया था। ठीक है, और उसने फोर्स और मोशन से रिलेटेड कितने लॉ दिए थे, टोटल 3 फंडामेंटल लॉज दिए थे, जिसे न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। ये 3 लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और आज भी इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ नेचुरल फिनोमेना भी देखे जाते हैं और नॉर्मली आर्टिफिशियल, यानी कि कोई डिवाइस बनी है या कुछ डेली लाइफ में इनके कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो था न्यूटन का वो क्या था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, या फिर वो मोशन वाली पोजीशन में है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में वो सीधी सीधी मोशन कर रही है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। कब तक, जब तक उस पर आप बाहर से कोई फोर्स ना लगा दें। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको फर्श पर रख दीजिए, उसके बाद आप
बहुत टाइम तक उसे आप देखते रहिए। जब तक आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया या उसे धक्का नहीं दिया या उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखा, तब तक वो खुद अपनी जगह कभी नहीं बदलेगी, वो आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि क्लासरूम में रखी सारी बेंचेस हैं, है ना, कर्टन्स हैं, इन सारी ऑब्जेक्ट को आप देखिए, ये स्टेशनरी है, रुकी हुई है। आप नेक्स्ट डे भी उन्हें उसी कंडीशन में देखेंगे। जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये ना तो मोशन हमें आती है ना अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, तो न्यूटन ने यही कहा था कि हर ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है कि जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो लगातार मोशन में ही रहेगी, चलती रहेगी, जब तक उस पर रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल है, एक बॉल लीजिए और उसे फर्श पर रखकर उसे हिट कीजिए पैर से, मतलब आपने उस पर धक्का लगा दिया, हिट कर दिया। अब आप देखिए कि बॉल लगातार लुढ़कती जाएगी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि बॉल, हमने तो अभी कहा कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो लगातार मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए तब तक वो नहीं रुकेगी। फिर बॉल कुछ दूरी पर जाकर ऑटोमेटिक कैसे रुक जाती है? क्योंकि वहाँ पर भी फर्श और बॉल के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो उस बॉल की सरफेस से और फर्श की सरफेस से लगातार कांटेक्ट में आने के कारण उस बॉल की स्पीड को स्लो कर देता है, और स्पीड स्लो होने के कारण बॉल रुक जाती है। तो जब बॉल को हमने हिट किया था, जब वो मोशन में थी, तो उसकी प्रॉपर्टी वो खुद फॉलो कर रही थी कि वो लगातार मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ने एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर दिया और फ्रिक्शन फोर्स ने अपना फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को स्लो करके उसे रोक दिया। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है वो फेल नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, और रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो वो रुकी हुई रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, और ये आप अपनी डेली लाइफ में कई सारी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करके भी देख सकते हैं, और इसी को आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। साथ ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऐसी प्रॉपर्टी जो अपनी स्टेट चेंज नहीं होने देती, मतलब मान लीजिए कोई बुक या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉटल है, ठीक है, या कोई वेसल है, आपने उसे एक जगह रख दिया, नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे तो वो आपको उसी प्लेस पर मिलेगा। तो हर ऑब्जेक्ट की खुद की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी खुद की स्टेट चेंज नहीं करती। कब तक नहीं करती? जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट चेंज नहीं करते, तब तक वो अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं करेगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी उसका इनर्शिया कहलाती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट है उन सभी का ये गुण होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने खुद की स्टेट में कभी चेंज नहीं करती जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। जैसे कि आपके अंदर पढ़ाई वाला इनर्शिया है, जब आपको बहुत फोर्स लगाया जाता है तभी आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो आपने अपनी बॉडी में पढ़ाई वाला इनर्शिया भी पाल कर रखा है कि जब तक हम पर फोर्स ना लगाया जाएगा तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो वैसा ही नेचुरली हमारी बॉडी में इनर्शिया होता है जो हमारी स्टेट चेंज नहीं होने देता जब तक हम फोर्स ना लगा दें। आप खुद भी एक जगह बैठे हो तो जब तक आप अपने मसल पे फोर्स लगाकर आप खड़े नहीं होते, मसल फोर्स की तरह से जब तक हिलते नहीं है वहाँ से, तब तक आपकी बॉडी खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। उसे ज़रूर ही कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए न्यूटन ने इनर्शिया को भी समझाया था, और इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यानी कि आपको ये दोनों ही प्रश्न से पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का खुद की प्रॉपर्टी जो अपने स्टेट में चेंज नहीं होने देगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, और इसी से रिलेटेड ये जो फर्स्ट लॉ है
तब आपने एक कंसेप्ट देखा होगा कि जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ टकरा जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो मोशन में था, बस मोशन में थी तो बॉडी भी मोशन में थी। बस के ड्राइवर ने एक्सटर्नल फोर्स लगा के ब्रेक लगा दिया, लेकिन आपकी बॉडी को आपने ब्रेक नहीं लगाया, तो बस की अचानक ब्रेक लगने के कारण आपकी बॉडी का जो इनर्शिया था वो तो मोशन में ही था, इसलिए आपकी बॉडी आगे की तरफ चल दी और बस पहले ही रुक चुकी है ब्रेक लगाने के कारण। इसलिए कई बार आपका फेस या आपको धक्का लगता है आगे वाली सीट की तरफ, ठीक है। और जब बस स्टार्ट की जाती है तो आपकी बॉडी रुकी हुई है और आप उसी बस में बैठे हो, लेकिन अचानक फोर्स लगाने के कारण बस चालू हो जाती है और आगे की तरफ मोशन करने लग जाती है, तो हमारी बॉडी को ये जो इनर्शिया है वो रेस्ट है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, यानी कि वो अभी रेस्ट पोजीशन में है और बॉडी को पता नहीं होता कि बस स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि बस आगे चल देती है तो बॉडी को फोर्स कहाँ लगेगा, बॉडी हमारी उसी जगह रुकी हुई रह जाती है और बस फोर्स लगा के आगे चल देती है, ठीक है। इसलिए हमें एक धक्का पीछे की तरफ लगता है। तो ये नीचे जो इस पैराग्राफ में आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये इनर्शिया पर बेस्ड एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि जब आप बस में बैठे हैं और बस ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तो आप आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, फॉल डाउन क्यों हो जाता है, या फिर बस रुकी हुई है और बस एकदम स्टार्ट हो जाती है तो आपकी बॉडी को पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है। ये किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। जब ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, उसे हम उसकी वो प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और लगातार मोशन में ही है तो वो उसकी प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपका होमवर्क है, आपको ये जो गैलीली जो थे साइंटिस्ट जिन्होंने स्टार्टिंग में मोशन को समझाया था, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स के कारण मोशन को कैसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है, उसके कंसेप्ट के बारे में समझाया था। अब आपको नॉर्मली क्या करना है, ये गैलीली के बारे में पढ़ना है और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।